नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अपने 1857 के विद्रोह के टॉपिक के साथ। आज हमारा 1857 के विद्रोह का आखिरी टॉपिक है और वो है 1857 के विद्रोह के प्रभाव, यानी व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये जो प्रभाव थे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़े। एक पूरी तरह से अंग्रेजी सरकार ने अपना सिस्टम बदल लिया। वो क्या थे, हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला था प्रशासनिक परिवर्तन, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक परिवर्तन थे दो तरह से किए, एक तो भारत के अंदर और दूसरा इंग्लैंड के अंदर। अभी तक अगर भारत में जो परिवर्तन किए, आप जानते हैं कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहां पर चल रहा था। अब अंग्रेजों को लगा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को लगा कि EIC के चलते हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी के चलते हुए भारत में उनके हित सुरक्षित नहीं थे। इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और सारे का सारा शासन ब्रिटेन की जो क्राउन थी उसने अपने हाथ में ले लिया। अब इसके साथ ही आपको पता है कि EIC को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना भी की गई थी, उसको भी भंग कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खत्म और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो भी खत्म। अब उसके स्थान पर ये जो शासन था अंग्रेजी सरकार के हाथ में चला गया। अब ये शासन कैसे चला, उसके लिए इन्होंने क्या किया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक शासन कर रही थी तब तक यहां पर अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसको हम गवर्नर जनरल कहते थे। गवर्नर जनरल कहते थे। लेकिन क्योंकि अब जो शासन था प्रशासन के हाथ में, ब्रिटेन के सरकार के हाथ में चला गया, इसलिए गवर्नर जनरल का नाम बदल करके उसका नाम रखा गया वायसराय। वायसराय। और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के पहले जो थे वायसराय बने, यानी अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि उनके काल में ही काम हुआ। अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय बने। अब उसकी सहायता करने के लिए क्या किया गया, एक परिषद बनाई गई जिसमें कुछ सदस्यों को रखा गया ताकि भारत का जो शासन है वो यहां पर चलाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ एक परिवर्तन इंग्लैंड के अंदर भी हुआ। अब ये जो वायसराय था, भारत में जो भी काम चल रहा है उसकी सारी की सारी रिपोर्ट वो एक अंग्रेजी जो अधिकारी नियुक्त किया गया था, वो जो पार्लियामेंट होती थी ब्रिटेन की, उसका कैबिनेट मंत्री होता था और उसको सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई। यानी एक सचिव की नियुक्ति की गई। लंदन के अंदर पार्लियामेंट का वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता था और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य एक परिषद भी बनाई गई और वो 15 लोग, यानी वो 15 लोग और वो सचिव, वो सारे का सारा जो भारत की रिपोर्ट होती थी वायसराय की तरफ से दी जाती थी, वो इंग्लैंड में बैठ करके देखते थे। यानी ये दो अधिकारी, एक वायसराय और दूसरा सेक्रेटरी, इन दोनों के जरिए ही अब अंग्रेजी जो सरकार थी, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, वो भारत का पूरा शासन देख रही थी। इसके अतिरिक्त यानी अब आपने देख लिया कि भारत में भी और इंग्लैंड में भी दो तरह के प्रशासनिक फेरबदल किए गए। अब दूसरा जो पॉइंट था, जो प्रभाव पड़ा, वो था देशी राजाओं के प्रति नीति में परिवर्तन। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो कई गवर्नर जनरल ऐसे आए जो अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाए हुए थे और उस विस्तारवादी नीति के चलते हुए बहुत से देशी राज्यों का उन्होंने अपने राज्य में शामिल किया, जिसकी वजह से ये जो राजा लोग थे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे और 1857 के विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली।
इसी के साथ 1857 के विद्रोह में कुछ ऐसे देशी राजा भी थे जिन्होंने उनका साथ दिया, अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। कल हमने पढ़ा था नाभा, जींद, पटियाला, ये जो रियासतें थी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब इससे क्या हुआ, साथ देने से भारतीयों को, जो अंग्रेज थे यहाँ पे, उनको यह लगने लगा कि अगर हमने लंबे समय तक शासन करना है, अपनी शासन व्यवस्था को यहाँ बनाए रखना है, तो हमें भारत के जो राजा हैं उनके प्रति हमें अपना रुख बदलना होगा। एक तो उन्होंने क्या किया कि जो उनको राज्यों में, अपने राज्य में शामिल करने की नीति थी उसको त्याग दिया। अब उन्होंने आगे चल करके किसी भी राज्य को कोशिश की कि हम उसका अधिग्रहण ना करें। दूसरा, उन्होंने, आपने देखा, एक गोद लेने की नीति शुरू की गई थी, जिसके तहत हमने पढ़ा भी था कि अगर कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसका जो राज्य था अंग्रेजी सरकार में शामिल कर लिया जाता था। लेकिन अब उन्होंने कहा हाँ, और दत्तक पुत्र वो नहीं ले सकता था, उसको अनुमति नहीं थी कि वो राजा बने। लेकिन इस नीति के तहत 1857 के बाद उन्होंने इस नीति को पलट दिया और ये कहा कि अगर वो दत्तक पुत्र लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं और अपने राज्य को चला सकते हैं। इस प्रकार सेना में भी परिवर्तन किए गए। सेना में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। आप जानते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था उसमें सैनिकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसीलिए उसी बात को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने सेना में भारी फेरबदल किया। क्या फेरबदल किया? पहला जो परिवर्तन था उन्होंने ये किया कि सेना में भारतीयों की जो संख्या है वो कम की जाएगी और यूरोपीय और इंग्लैंड के लोगों की संख्या ज्यादा की जाएगी। पहले जो अनुपात 1:5 का होता था, यानी एक यूरोपीय या ब्रिटेन के सैनिक के पीछे 5 भारतीय सैनिक होते थे, लेकिन अब उसको बदल दिया गया। अब उन्होंने उस अनुपात को इंग्लैंड, बंगाल के अंदर 1:2 रखा और दक्षिण भारत में यानी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में उन्होंने 1:3 रखा। इसका मतलब यह है कि अगर एक बंगाल में अगर एक यूरोपीय सैनिक है या इंग्लैंड का सैनिक है तो 2 भारतीय सैनिक रखे जाएंगे और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में यह नियम बनाया गया कि एक यूरोपीय या इंग्लैंड के सैनिक के पीछे 3 भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। अब प्रश्न यह है कि बंगाल के अंदर 1:2 का अनुपात क्यों रखा गया? उसका कारण यही था क्योंकि आपको पता है कि मंगल पांडे सबसे पहला जो भारत का स्वतंत्रता सेनानी था जिसने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी अपने इनफील्ड राइफल के विरोध में, और भी उस साइड से, बंगाल की साइड से ज्यादा सैनिक जो थे सक्रिय थे और उनको दबाने के लिए कि उनकी संख्या हम कम करेंगे, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में वो सैनिक फिर हमें दबा लें, इसलिए उनका अनुपात कम रखा गया बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। जबकि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में उनका अनुपात थोड़ा सा पहले से तो कम किया गया, लेकिन फिर भी बंगाल की तुलना में वो थोड़ा सा ज्यादा था। यहां पर एक सैनिक के पीछे 3 भारतीयों की नियुक्ति की गई थी। इसी प्रकार सेना में और परिवर्तन भी हुए। अब आपने देखा कि सेना में भी इन्होंने एक सांप्रदायिकता का खेल रचाया था, जिसके चलते हुए जो मद्रास और सिख रेजिमेंट के लोग थे, या जो कह सकते हैं मद्रास के रेजिमेंट के लोग और सिख रेजिमेंट के लोग जो थे, उन्होंने अंग्रेजी सेना का साथ दिया था 1857 के विद्रोह में। और इसी प्रकार नेपाल के लोगों ने, नेपाल के सैनिकों ने और कुछ हद तक राजपूत सैनिकों ने साथ दिया था। अब उन्होंने क्या किया, सेना को 2 भागों में बांट दिया। एक उन्होंने कर दिया मार्शल रेस और दूसरा रख दिया नॉन मार्शल, यानी एक लड़ाकू और दूसरा गैर लड़ाकू। उन्होंने सिखों, नेपालियों, राजपूतों, अफगानियों, इनको उन्होंने देखा जाए तो लड़ाकू सेना में डाल दिया, यानी उनको लगा कि ये हमारा साथ अच्छी तरह दे सकते हैं और ज्यादा खूंखार हैं। इसी वजह से उनके बीच में थोड़ा सा उन्होंने सेना को लड़ाकू और गैर लड़ाकू सैनिकों में बांट दिया। इसी प्रकार
सेना में और परिवर्तन भी हुए कि जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं विभाग थे, चाहे वो तोपखाना था, चाहे वो बंदूक था, गोलीबारी थी, वो उन्होंने अपनी सेना को दिए और बाकी जो अन्य छोटे और कम महत्वपूर्ण विभाग थे वहां पर भारतीयों की नियुक्ति की गई, ताकि अगर आने वाले समय में इस प्रकार का अगर कहीं विद्रोह द्वारा होता है तो, क्योंकि सब कुछ महत्वपूर्ण जो पद है या जो विभाग है वो यूरोपीय सैनिकों के हाथ में होंगे, तो वो आसानी से उसको दोबारा दबा सकेंगे। इसी प्रकार सुधारों के प्रति उदासीनता, यानी उन्होंने अब एक नया विचार लेकर के आए। उनको लगा कि भारत में जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें सामाजिक कारणों में हमने देखा यह था कि उन्होंने समाज में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। हमने सामाजिक कारणों में पढ़ा था, इंटरफेरेंस इन द सोशल सिस्टम। लेकिन अब उनको लगा कि अगर हमें अपने इस राज्य को, इस शासन व्यवस्था को लंबे समय तक बढ़ा करके चलना है या आगे लेकर के जाना है, तो हमें सुधार समाज से कोई लेना देना नहीं है। अब बेशक वहां पर पीछे उन्होंने सती प्रथा, विधवा विवाह को अनुमति दे दी, सती प्रथा को बंद कर दिया, लेकिन अब उन्होंने कहा अब हम समाज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, बस अपने ढंग से हम अपना शासन करते रहेंगे, समाज से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि कुछ रूढ़िवादी लोगों ने उनके द्वारा जो बदलाव किए गए थे उसका विरोध किया था। इसी प्रकार सांप्रदायिकता का प्रारंभ, अगर देखा जाए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों, वैसे तो हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ा कि उसमें सांप्रदायिकता खेल उन्होंने 1857 में भी खेला, लेकिन यहां पर इन्होंने अदृश्य रूप से, यहां पर भी अदृश्य रूप से सांप्रदायिकता का खेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो बहादुर शाह जफर था, जिसको भारत के लोगों ने दोबारा से मुगल सम्राट बनाया था, तो उनको ये लगने लगा कि मुसलमानों की वजह से ही, क्योंकि बहादुर शाह जफर मुसलमान थे, कि मुसलमानों की वजह से ही भारत में विद्रोह हुआ है। और इसलिए आने वाले समय में आपने देखा होगा 1857 के बाद दिल्ली का क्या हाल किया गया था। दिल्ली में वहां की जो जामा मस्जिद है वहां पर कई सालों तक नमाज नहीं पढ़ी गई। जानबूझ करके अंग्रेजों ने मुसलमानों का जो के प्रति जो नीति थी वो थोड़ी अलग रखी। लेकिन आने वाले समय में कुछ लोग जो मुस्लिम लोग थे, पढ़ लिख गए, उनको लगने लगा कि अगर हमें भारतीय मुसलमानों के प्रति कोई सुधार करना है, उनको आगे लेकर के जाना है, तो अंग्रेजों का साथ हमें देना होगा। तो ऐसे कुछ लोग आगे आए और अंग्रेजों के साथ मिलकर के चले, और बाद में जो अंग्रेज थे उन्होंने ये नीति को पलट दिया और आगे चल करके उन्होंने हिंदू और मुसलमान में जो दरार थी वो पैदा करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे, आपने देखना है इसके बाद कि उन्होंने क्या किया था। 1919 का जो भारतीय अधिनियम आया था उसमें धीरे धीरे सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों के लिए जो चुनाव वाले क्षेत्र होते थे वो उनके लिए अलग कर दिए कि मुसलमान को केवल मुसलमान व्यक्ति ही वोट देगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू कर दिया गया। उससे पहले 1906 में बंगाल ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के मुसलमानों का हम हित करेंगे। हालांकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी 1885 में, उसमें भी कई मुस्लिम लोग थे, वो पूरे भारत को लेकर के साथ चल रहे थे। लेकिन बाद में कुछ अंग्रेजों के द्वारा ऐसे बीज डाले गए कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और बाद में भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजन की जो यहाँ पर जो बीज थे वो यहाँ पर डलना शुरू हो गए, जिसकी परिणति 15 अगस्त 1947 में भारत की आजादी से पहले 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के दो अलग देश बन गए। इसी प्रकार अगर ये जो नीतियां थी, अगर हम देखें, ये अंग्रेजों ने अपने लिए चलाई थी, लेकिन 1857 का जो प्रभाव था वो भारतीयों पर भी बहुत पड़ा। अब भारतीयों का इस 1857 के विद्रोह पर
विद्रोह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कह सकते हैं एक नहीं कई बहुत महत्वपूर्ण उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। एक तो उनके आत्मबल में वृद्धि हुई, उनको लगने लगा कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। उनके मान सम्मान में उनको लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने सोचा कि 1857 का जो विद्रोह था इसलिए भी असफल हुआ क्योंकि हमें संगठन की कमी थी। अगर हम थोड़े संगठित होते तो शायद हम बड़े आसानी से 1857 के विद्रोह में सफलता प्राप्त कर सकते थे। इसलिए उन्होंने बाद में संगठन बनाना शुरू कर दिया और इसके साथ ही भारतीयों को यह भी फायदा हुआ कि वो एकता, राष्ट्रीय एकता की तरफ भी बढ़ने लगे। उनको लगा कि आपने 1857 के विद्रोह में देखा कि पूरे भारत के लोगों ने एक साथ नहीं दिया था। कईयों ने अंग्रेजों का साथ भी दिया और कईयों ने तो भाग ही नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने आप को आगे लेके जाना है, अपनी इस आजादी को प्राप्त करना है, तो हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा। और इसी प्रकार जो प्रेरणा थी उनको एकता की मिलने लगी और इस प्रकार जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था 1857 के विद्रोह ने उसको एक नई दिशा प्रदान की। तो ये थे 1857 के विद्रोह के कारण। और इस प्रकार हमारा जो 1857 का विद्रोह है उसको हमने 5 भागों में बांट करके खत्म किया है। अब हम कल नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।